ख्वाजा आसिफ साहब की वीडियोस अक्सर आती रहती हैं कि जिसमें वो नहर के अंदर जो है वो छलांग लगा रहे हैं। तो कहते हैं उधर फैज हमीद का कोर्ट मार्शल हुआ, उधर ख्वाजा आसिफ ने जनरल बाजवा के एहतसाब का भी मुतालबा कर दिया। मुमकिन है कि ख्वाजा साहब ने शुगल में ही ये तार छेड़ दी हो, मगर इस तार की घंटियां बहुत दूर और माजी तक पहुंची। मैंने ख्वाजा आसिफ साहब का इंटरव्यू किया था हम न्यूज के लिए, तो उसके अंदर मैंने बड़ा कैटेगोरिकली ये पूछा था कि जी आप लोग जो है वो जनरल फैज के हवाले से तो सारी कार्रवाइयां हो रही हैं, जनरल बाजवा के हवाले से भी आप करना चाहेंगे? तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल, मैं समझता हूं कि जनरल बाजवा के खिलाफ भी जो है वो एहतसाब होना चाहिए, उनका भी एहतसाब किया जाना चाहिए। खैर सुहेल साहब आगे लिखते हैं जी उनके मुतालबे का मतलब यह लिया गया है कि एक फर्द का नहीं, हर उस फर्द का एहतसाब होगा जो माजी में सियासत में मुदाखलत का मुर्तकिब होता रहा है। ताकत के मराकज को मगर अपने तजुर्बात से यह सबक अजबर है कि जब सबके एहतसाब का सफर शुरू कर दिया जाए तो उसका साफ मतलब है कि किसी का भी एहतसाब नहीं होगा। दिलचस्प अमर यह है कि ख्वाजा आसिफ मुस्लिम लीग नून के उन एक दो रहनुमाओं में शामिल थे जो इमरान खान दौर में जनरल बाजवा और उनके सुसर जनरल एजाज अमजद से मुसलसल राब्ते में रहते थे, उनसे नामा व प्याम जारी रखते थे। और ख्वाजा साहब को यह एजाज भी हासिल था कि नून लीग की पार्लिमानी पार्टी को जनरल बाजवा की तौसीह के नवाज शरीफ के फैसले की इतला भी उन्होंने दी थी और उसके खुशनुमा जवाब भी पेश किए थे। ख्वाजा आसिफ वो सियालकोटी मुंडे हैं जिनके लिए शायद ये गीत वे मुंडिया सियालकोटिया लिखा गया था। वो सियासत में ताक ताक कर तीर चलाते हैं, कभी अपने मुखालिफ की नाक उड़ाते हैं और कभी कभी अपनी सफों की आंख भी फोड़ देते हैं। कभी मुक्तदा को नाराज करते हैं तो कभी दफ्तर खारजा में सुर्ख बत्तियां जलने लगती हैं। जब हाइब्रिड निजाम का ऐलान करते हैं तो अपनी ही पार्टी की काबीना की बेबसी खोल देते हैं। तदादिस्तान की जंग में गलतियों के दफ्तर खोलते हैं तो माजी की मुक्तदरा के दिल के फपोले फोड़ देते हैं। कभी अपने ही काबीना के साथ हनीफ अब्बासी को खफा करते हैं तो कभी कभी पूरी हुकूमत को मुश्किल में डाल देते हैं। चंद माह पहले ऐसे ही किसी शुर्ली पर संजीदगी से गौर किया गया कि उन्हें दिफा जैसे अहम और हसास तरीन ओहदे से हटाकर किसी कम हसास महकमे का इख्तियार दे दिया जाए ताकि वो बयानात भी देते रहें और हुकूमत के लिए कोई परेशानी भी पैदा ना हो। बाद अज़ां मियां नवाज शरीफ ने इस तब्दीली की इजाजत ना दी। हालिया दिनों में जब ख्वाजा आसिफ ने जनरल बाजवा के खिलाफ राग छेड़ा तो पहले से ही फिजा में नवाज शरीफ के अल्फाज के साथ बिखरे हुए थे, जिनमें यह मुतालबा शामिल था कि फैज हमीद के बाद उनको मैदान सियासत में उतारने वाली बाकी किरदारों का भी एहतसाब किया जाए। अक्सर सियासी हलकों में इन दोनों अलग अलग बयानों को मिलाकर देखा और पढ़ा गया, जिससे लगा कि मुस्तकबिल की नूनी तान यही होगी। जनरल बाजवा को इस बयान से जहां तशवीश होगी वहां सदमा भी होगा कि यह बयान किसी और नूनी का नहीं बल्कि उनके पुराने मेहरबान और नामावर ख्वाजा आसिफ का है। फिर सियासी डोरियां हिली, वही नाम जिन्होंने जनरल बाजवा से आखिरी दिन नए आर्मी चीफ की फेरिस्त खुद अपने हाथ से वसूल करके वजीर आजम हाउस पहुंचाई थी, वो दोबारा सरगर्म हुए। अहले हुकूमत और सियासत को बार बार मिलकर समझाया कि ख्वाजा आसिफ अपनी ही सफों में तोड़ना चाहते हैं, वो माजी के कौमी सरबराहों या अफसरों को कटोरे में लाना चाहते हैं, तो इससे न सिर्फ मुक्तदरा में बेचैनी फैलेगी बल्कि नून और मुक्तदा के दरमियान मौजूदा अंडरस्टैंडिंग को भी शदीद नुकसान पहुंचेगा। कहा जाता है कि जनरल बाजवा के मुहिब अपनी कोशिशों में कामयाब हो गए हैं। ख्वाजा आसिफ के बयान की अभी गूंज बाकी थी कि उनकी आवाज दबा दी गई और अब रावी फिर से चैन लिख रहा है। ख्वाजा आसिफ की छलांगे शहबाज शरीफ की शांत तर्ज हुकूमत से जरा मेल नहीं खा रही। शहबाज शरीफ ने इत्तेहादियों और हुकूमत की अंदरूनी लड़ाइयों पर मुकम्मल खामोशी इख्तियार रखी है। हद तो यह है कि वो ख्वाजा आसिफ से भी उनकी छलांगों पर गिला नहीं कर रहे, बस हर वक्त आग पर पानी ही डालते रहते हैं। तो अगर आपको याद हो तो मैंने एक्चुअली अपने वीलॉग के अंदर जो है ये बात उसी वक्त मैंने बता दी थी जब जनरल बाजवा के एहतसाब की बात आई थी, तो मैंने उसी वक्त कहा था कि आप देख लीजिएगा कुछ नहीं होगा, यहां तक बात नहीं जाएगी, ये जनरल फैज तक की जो है वो कहानी रहेगी। और मुझे आज भी याद है कि शाहजेब खानजादा के शो के अंदर भी जो है हमने ये चीज डिस्कस की थी, तो मुझसे शाहजेब ने पूछा था, तो मैंने उसी वक्त कहा था कि मुझे नहीं लगता कि जनरल बाजवा के खिलाफ किसी किस्म का कोई एहतसाब होगा और वैसे ही हो रहा है। लेकिन ऑब्वियसली यहां पर सवाल तो ये पैदा होता है कि लोग जो है वो ये सवाल जरूर करेंगे कि अगर जनरल फैज पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्व थे या सियासत के अंदर अपना कोई किरदार अदा कर रहे थे तो फिर बाकी किरदारों की तरफ भी जो है वो जाना चाहिए, उसमें जजेस भी आते हैं। और ये तो इनके अपनी पार्टी के लोग जो है वो बार बार ये कहते रहे हैं कि जनाब इसमें जजेस का एहतसाब भी होना चाहिए, तमाम किरदारों का जो है वो एहतसाब होना चाहिए, तो फिर आखिर वो क्यों नहीं होता। इसके अलावा बांग्लादेश से एक खबर, ये बेसिकली कल की डेवलपमेंट है, पिछले व्लॉग में हम बात नहीं कर सके थे। बांग्लादेशी तालिब इल्म रहनुमा उस्मान हादी, जिन्हें आज से चंद दिन पहले सर में गोली मार के जो है वो हलाक किया गया था, वो जाबहक हुए थे और उसके बाद उन्हें सिंगापुर ले जाया गया था जहां पे उनकी ट्रीटमेंट भी हुई थी। उस वक्त वो जख्मी हुए थे, लेकिन उसके बाद जो है वो जख्मों की ताब ना लाते हुए जो है वो शहीद हो गए थे। तो उनकी नमाज जनाजा जो है वो कल अबूरी हुकूमत के सरबराह मोहम्मद यूनुस के अलावा दीगर हजारों अफराद ने शिरकत करके जो है वो अदा की। बहुत बड़ी तादाद में, अगर आप ये विजुअल्स देखें, बहुत बड़ी तादाद में जो है वो लोगों ने इस नमाज जनाजा में शिरकत की। जब ये खबर आई थी कि वो शहीद हो गए हैं तो उसके बाद ढाका में चिटागोंग की सड़कों के ऊपर जो है हजारों लाखों लोग जो हैं वो एहतजाज के लिए बाहर निकल आए थे। तो नमाज जनाजा भी जो है वो बहुत बड़ा नमाज जनाजा जो है वो अदा किया गया।
उस्मान हादी की नमाज जनाजा बांग्लादेशी पार्लियामेंट के साउथ प्लाजा में अदा की गई, जिसके लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे और पार्लियामेंट हाउस और उसके गिरदोनवा में ड्रोन उड़ाने पर भी मुकम्मल पाबंदी आयद की गई थी। बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस ने उस्मान हादी के इंतकाल पर एक रोजा कौमी शोक का ऐलान भी किया और इस मौके पर कौमी परचम सरगू है और सरकारी तकरीबात जो है वो महदूद रखी गई। उस्मान हादी के कत्ल पर बांग्लादेश में एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने शेख मुजीबुर रहमान का घर नजर आतिश किया। मुश्तल मुजाहिरीन ने अखबारात के दफातर और दीगर इमारतें जला दी। शाहबाग और हादी स्क्वायर में मोदी के खिलाफ जो है वो नारेबाजी की गई। तो ज्यादातर जो तादाद है बांग्लादेश के अवाम की वो यही समझती है कि उस्मान हादी के कत्ल के पीछे एक्चुअली भारत का हाथ है या उनकी सीक्रेट खुफिया एजेंसियों का हाथ है, जिन्होंने इस तालिब इल्म रहनुमा को जो है वो इस तरह टारगेट किया है। इसके अलावा बीबीसी ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर शेयर की है कि भारत में खारजा अमूर की पार्लियामानी कमेटी की एक रिपोर्ट में यह कहा गया है कि भारत को बांग्लादेश में चीन और पाकिस्तान के बढ़ते हुए असर और रसूख की वजह से 1971 की जंग के बाद बांग्लादेश में सबसे बड़े स्ट्रेटेजिक बहरान का इस वक्त सामना है। 99 सफात पर मुश्तमिल यह रिपोर्ट अगस्त 2024 के बाद इंडिया और बांग्लादेश के ताल्लुकात का अहाता करती है। यह रिपोर्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस के रहनुमा शशि थरूर ने लिखी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर भारत ने बरवक्त अपनी पॉलिसी की सिमत को दुरुस्त न किया तो यह बांग्लादेश में गैर मुतलका हो जाएगा। बांग्लादेश में बदलते हुए हालात की वजाहत करते हुए उनमें से एक माहिरीन ने रिपोर्ट में कहा कि 1971 की जंग आजादी के बाद पहली बार इंडिया को बांग्लादेश से मुतल्लिक इतने बड़े स्ट्रेटेजिक चैलेंज का सामना है। 1971 में इंडिया को दरपेश चैलेंज वाज़ेह था, इंसानी बहरान, इसमें इंडिया का बरह रास्त किरदार और एक नए मुल्क का क़याम, लेकिन आज के चैलेंजेस बहुत मुख्तलिफ हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि बांग्लादेश एक नई नस्ल के अरूज, बदलते हुए सियासी तवाज़ुन और भारत से बतदरीज दूर होता हुआ दिखाई दे रहा है। अवामी लीग के दरीना असर और रसूख के खात्मे के बाद कौम परस्ती अरूज पर है। इस्लामी तंजीमों ने वापसी की है और चीन और पाकिस्तान के असर और रसूख में इजाफा हुआ है। ये सब हालात को एक नए मोड़ पर लेकर आए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि बांग्लादेश की नौजवान नस्ल मुल्क के क़याम में भारत के ताउन को पिछली नस्लों की तरह नहीं देखती और बहुत से लोग बांग्लादेश के क़याम में भारत के किरदार को भी शक की निगाह से देखते हैं। तो जहां पे ये भारत के लिए ऑब्वियसली इनकी अपनी रिपोर्ट है, कहीं और की नहीं है, तो जहां उनके लिए परेशानी का सबब है, वहीं पर पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के लिए मेरे ख्याल में बहुत बड़ी कामयाबी है कि बांग्लादेश के साथ जो है अपने पुराने भाई के साथ उनके ताल्लुकात जो है वो पहले से भी ज्यादा स्ट्रांग हुए हैं, पहले से भी ज्यादा बेहतर हुए हैं, फिजाई राब्ते भी बहाल हो चुके हैं और अब डिफेंस के अंदर भी जो है वो हमारे मुख्तलिफ जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनकी भी आपस में मेल मुलाकात जो है वो जारी है। वहीं से भारत से जो एक और खबर भी शामिल करेंगे, वहां पे उनकी एयरलाइन है स्पाइस जेट। इसके मुसाफिर को मुबैना तौर पर पायलट ने वहां पे जनाब तशद्दुद का निशाना बना दिया और ये सब कुछ उसके खानदान के सामने हुआ। मुसाफिर अनकत दीवान ने इस हमले को इंतहाई परेशानकुन करार दिया है। दीवान ने इल्जाम लगाया कि कैप्टन वरिंदर सिजवाल ने उन पर उस वक्त हमला किया जब उन्होंने बोर्डिंग की कतार तोड़ने के ऊपर जो है वो एतराज किया। उन्होंने कहा, मेरे ख्याल में बहुत अफसोसनाक है कि मामला इस हद तक गए और लोग कितनी जल्दी जिस्मानी तशद्दुद पर उतर आते हैं। मैंने एयरपोर्ट पर ऐसा होने की तवक्को नहीं की थी। ये सड़कों पर तो अक्सर होता है, लेकिन एयरपोर्ट पर होना बहुत परेशानकुन है। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने पायलट के रवैये की मजम्मत की है और उससे सरकारी फराइज से हटा दिया है। दीवान ने बताया कि वाकया सिक्योरिटी चेक के दौरान पेश आया। वो और उनका खानदान चूंकि वो बेबी स्ट्रोलर के साथ सफर कर रहे थे, इसलिए अमले ने उन्हें स्टाफ के इस्तेमाल होने वाली सिक्योरिटी चेक इन लाइन इस्तेमाल करने की हिदायत की। आमतौर पर एयरपोर्ट्स के ऊपर यह किया जाता है कि अगर आप अपनी फैमिली के साथ ट्रेवल कर रहे हो और अगर आपके साथ कोई छोटा बच्चा हो तो एयरलाइन का स्टाफ जो है वो आपको उस मेन लाइन में से निकाल के कहता है कि पहले आप आगे चले जाइए, जारी बात है बच्चे आपके साथ जो है वो ट्रेवल कर रहे हैं। तो उन्होंने आगे कहते हैं जी, एक स्टाफ मेंबर ने मुझे मशवरा दिया कि मैं अपना मोबाइल आगे रख दूं, लेकिन मैंने एतराज किया। उसी वक्त कैप्टन वरिंदर ने कुछ ऐसा कहा जैसे ये लोग कहां से आ जाते हैं और मुझे जाहिल कहा। जबानी तकरार के बाद वो लाइन में घुस आया। मुझे समझ नहीं आया कि उसने एक मुसाफिर को गैर तालीम याफ्ता क्यों कहा। इस बात ने मुझे गुस्सा दिलाया। हम दोनों के दरमियान तल्ख कलामी हुई। ये सिर्फ जबानी झगड़ा था और मुझे तवक्को नहीं थी कि वो आकर मुझे मारेगा और इस तरह मामला जो है वो आगे बढ़ेगा। उन्होंने दावा किया कि पायलट एक ताकतवर आदमी था और वो उस पर हाथ नहीं उठा सकता था। तो इनके जहाज जो है वो तो ट्रबल क्रिएट करते थे, जहाज चलाने वाले भी जो है वो अब ट्रबल क्रिएट करना शुरू हो गए हैं और मुसीबत जो है वो डाल देते हैं मुसाफिरों के लिए। इसके अलावा भारत से एक और खबर, जहां पे शुमाली मशरकी इलाके में जो है एक मुसाफिर ट्रेन हाथियों के एक रेवड़ से जाके जो है वो टकरा गई। इसके नतीजे में 7 हाथी जो है वो मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि एक हाथी जो है वो जख्मी हुआ। ये तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आसाम, रियासत आसाम, जहां पे हाथियों की बहुत बड़ी तादाद वहां पे मौजूद होती है, तो वहां पे ये वाकया पेश आया। इस हादसे में किसी मुसाफिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। हादसे के बाद ट्रेन की 5 बोगियां जो हैं वो पटरी से उतर गई। ये ट्रेन दूर दराज रियासत मिजोरम से जो है वो नई दिल्ली जा रही थी। इंडियन रेलवे के तर्जुमान के मुताबिक हाथियों की आमदोरफ्त के लिए मुख्तस राहदारियों, एलिफेंट कॉरिडोर्स जिन्हें कहा जाता है, उस पर रफ्तार की पाबंदियां आयद की गई हैं। ताम ताजा हादसा इन इलाकों से बाहर पेश आया है जहां पे हाथियों के साथ जो है ये ट्रेन का ये एक्सीडेंट हुआ है। इसके अलावा जनाब अमेरिकी फौज ने जुम्मे को बताया गया है कि शाम में दाइश के दर्जनों ठिकानों के ऊपर बड़े पैमाने के ऊपर हमले किए हैं और ये हमले अमेरिकी एहलकारों पर होने वाले एक हमले के जवाब में किए गए हैं।
हालिया महीनों में अमेरिका की क़यादत में कायम इत्तेहाद शाम में दाइश के मुश्तबा नासिर को निशाना बनाने के लिए फ़िज़ाई हमले और ज़मीनी कार्रवाइयां जो है वो करता रहा है, जिनमें अक्सर शाम की सिक्योरिटी फोर्सेज भी जो हैं वो शामिल रही हैं। अब आ जाइए जनाब आपके क्वेश्चंस की जानिब। क्वेश्चंस की तादाद बहुत ज्यादा है, मैं ज्यादा से ज्यादा कोशिश करूंगा मैं शामिल कर सकूं, लेकिन बहुत लंबी लिस्ट है। सबसे पहला सवाल जावेद अहमद शाह साहब का, क्या इस मुल्क में उन जजों के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है जिन्होंने गलत फैसले देकर एक बेगुनाह को सजा दी? जावेद भाई, मैं अभी थोड़ी देर पहले जनरल बाजवा के वाले से जिस तरह मैं बात कर रहा था, यहां पे जो है ना, मैं बार बार ये बात करता हूं कि यहां पे सजाएं और रिहाइयां वो मौसम के मुताबिक चलती हैं, सियासी मौसम के मुताबिक चलती है, मेरिट के ऊपर नहीं चलती। तो अगर कोई फैसला मेरिट पे हो भी रहा हो, ये बड़ी जरूरी है बात सुनना, कि अगर मेरी नजर में कोई फैसला हो भी रहा हो जो कि एक्चुअली मेरिट के ऊपर हो, लेकिन चूंकि हवा इस किस्म की चलती है तो उसके मेरिट के ऊपर भी सवाल जो है वो उठ जाता है कि क्या किसी केस के अंदर किसी फैसले के ऊपर मेरिट को पूरा देखा गया या नहीं देखा गया। उसके बाद हमारे माशाल्लाह मीडिया के ऊपर जो कई एंकर्स हैं, अगर उनका किसी सियासी जमात से ताल्लुक वास्ता है तो वो खुद अपने मुंह से कह देते हैं कि नहीं नहीं जनाब, ये फलां जमात के साथ जो कुछ भी हुआ ज्यादती हुई, और जब दूसरी जमात के खिलाफ अगर कोई फैसला आए तो उसको जस्टिफाई करके दिखाते हैं कि नहीं, उसके खिलाफ जो फैसला आया वो बिल्कुल ठीक था। तो मेरी नजर में यहां पर पाकिस्तान में जब भी किसी सियासी जमात के हवाले से, किसी सियासी रहनुमा के हवाले से जो फैसला आता है, उसके ऊपर शक व शुबात के बादल जो है ना हमेशा मंडला रहे होते हैं, क्योंकि नीट एंड क्लीन तरीके से मेरी नजर में केसेस रन ही नहीं किए जाते, चाहे वो इमरान खान हो, माजी में नवाज शरीफ हो, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो हो, या फिर जुल्फिकार अली भुट्टो हो, तमाम के केसेस के ऊपर जो है ना कोई शक व शुबात जो है वो मौजूद रहते हैं। वहीद पाशा साहब का सवाल है, जिस तरह इमरान खान को मुख्तलिफ केसेस में सजा हो रही है, क्या माजी में इस तरह की कोई मिसाल मिलती है? वहीद भाई, बिल्कुल मिलती है। आसिफ अली जरदारी साहब ने जो है वो बड़ा अरसा जेल के अंदर गुजार दिया सिर्फ इसी बुनियाद के ऊपर। इसी तरह जुल्फिकार अली भुट्टो साहब, मेरे ख्याल में पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख में जितना स्याह तरीन फैसला किसी सियासतदान के हवाले से जुल्फिकार अली भुट्टो का है, मतलब वो तो उनको तो फांसी चढ़ा दिया गया, तो उससे बड़ा फैसला तो मेरा नहीं ख्याल या शर्मनाक फैसला जो है वो नहीं हो सकता। तो हाँ, पाकिस्तान के अफसोसनाक तौर पर माजी भी जो है वो इसी तरह की एग्जाम्पल्स के साथ जो है वो भरा हुआ है। यासिर किंग साहब का सवाल है, मेरे सवाल का अभी तक किसी ने जवाब नहीं दिया कि जब फौज भी हमारी है, मुल्क भी हमारा है, लेकिन फिर भी किसी भी इदारे के अंदर बगैर रिश्वत के हमारा कोई काम नहीं होता, ऐसा क्यों है? यासिर भाई, सिंपल जवाब है गुर्बत और लालच। बेसिकली असल बात यह है।